क्वेश्चन नंबर 199 है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है सुश्रुत, बी है सौमिल्य, सी है शूद्रक, डी है सौन। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से मतलब औषध से कोई भी संबंधित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हमको पता है कि भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत थे और इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है, जबकि यहाँ गुप्त काल पूछा है। बात करते हैं ताम्रलिपि बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह किसने कहा था? तो इसे आर्यभट्ट ने कहा था। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगल भूमि को बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन ए है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, बी है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सी है देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर, डी है महाबलीपुरम का सोर या तटवर्तीय मंदिर। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम ऊपर इसको डिस्कशन करके आए हैं कि गुप्त काल का मंदिर जो है देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर है। इस प्रकार 200 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया जाता था? ऑप्शन ए है कल्याण, बी है ताम्रलिपि, सी है भांच, डी है कैम्बे। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसको भी हम ऊपर डिस्कशन करके आए हैं कि जो ताम्रलिपि बंदरगाह है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है भास्कर, सी है ब्रह्मगुप्त, डी है वराह मिहिर। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसको भी हम अभी डिस्कशन करके आए हैं कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसको जो है आर्यभट्ट जी ने कहा है। इस प्रकार 202 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम,
बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है रामगुप्त, डी है श्रीगुप्त, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता था, के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासन के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी कहा जाता था। शकों के पराजय के पश्चात सोपारा, काम्बे, भड़ौच, बंदरगाह पर गुप्तों का अधिकार हो गया। इसी के उपलक्ष्य में इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मेहरौली, लौह स्तंभ का चंद्रगुप्त द्वितीय था। इस प्रकार 204 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था कौन थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त, डी है रामगुप्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुड़ों को पराजित किया गया था। बात करते हैं भीतरी अभिलेख। जो कहाँ है? गाजीपुर में। के 8वें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार 211 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है विशाख दत्त, बी है कौटिल्य, सी है बाणभट्ट, डी है कल्हड़। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का रचना किया था और जो है देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक भी लिखे थे। बात करते हैं कुमार संभव। यह महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। वांगभट्ट ने अष्टांग
गहृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी? बृहद संहिता, पुस्तक के लेखक वराह मिहिर जी हैं। अमर सिंह ने अमरकोश में बारह प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। इस प्रकार 212 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए है बर्मा से, बी है थाईलैंड से, सी है कंबोडिया से, डी है जावा सुमित्रा से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इस प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा से महत्वपूर्ण स्थान था। पाल शासकों, विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, इसके काल में शैलेंद्र वंशी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दिया। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह जी थे। इस प्रकार 218 का ऑप्शन नंबर इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जावा सुमित्रा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ऑप्शन ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है पाल। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमको ज्ञात है कि नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध बिहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति
महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादत्त की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। इस प्रकार 221 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुप्त काल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, थानेश्वर राजधानी थी। ऑप्शन ए है परवर्ती गुप्तों की, बी है मौखरियों की, सी है पालों की, डी है वर्धनों की। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसा हमको ज्ञात है कि थानेश्वर पुष्य भूति वंश, जिसको वर्धनों भी कहते हैं, से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। अब इसको हम आगे देखते हैं, पहले मिटा देते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, ये हो गया। इसके बाद है हर्षचरित। की रचना हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट मूलतः प्रतिकूट गांव का रहने वाला था। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि थानेश्वर राजधानी वर्धनों की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है मथुरा, सी है पाटलिपुत्र, डी है कांची। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि ह्वेनसांग
हर्षवर्धन के काल में 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक भारत में आया था। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मथुरा। चूंकि यहाँ सूती वस्त्र पूछा है इसलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ कॉलम पहला है, यहाँ दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट। कॉलम सेकंड में दिया है महेंद्र दत्त, कुमार देवी, प्रयाग प्रशस्ति, शिलालेख। चौथा दिया है विक्रमादित्य। चलिए आप सभी लोग इसका मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए हम विकल्प भी आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ विकल्प में दिया है ऑप्शन ए में ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, पहला, डी का पहला। यहाँ बी ऑप्शन दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है। आप सभी लोग मिलान करके सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो आइए हम इसको मिलाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध कुमार देवी से है। किससे है? कुमार देवी से है। और समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग शिलालेख से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध विक्रमादित्य से है। और डी कुमारगुप्त प्रथम का संबंध महेंद्र दत्त से है। इस प्रकार ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कन्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है पुराण, डी है राजतरंगिणी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर यानी कश्मीरी कवि कन्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध में इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। बात करते हैं किराता जूर्नियम पुस्तक के लेखक
भारवी जी हैं, जो पल्लव काल के थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा जारी किए गए थे। क्या जारी किए गए थे? शीशे के सिक्के। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज तरंगड़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किराता जूनिय पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए है भट्टी, बी है शूद्रक, सी है कालिदास, डी है भारवी, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। तो अभी हम ऊपर आपको बता कर आ रहे हैं कि किराता जूनिय पुस्तक के लेखक भारवी जी हैं। इस प्रकार यह टॉपिक जो है समाप्त होता है। तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।